स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है ऑन द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। 20th सेंचुरी हैज बीन द सेंचुरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन और 21st सेंचुरी में भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जरूर कंटिन्यू हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि 20वीं सदी में किस तरह से देश कनेक्ट हुए, बाउंड्रीज डाइल्यूट हुई, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा, राइट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन के चलते हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड हैज़ बीन इंटरकनेक्टेड। आज हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है। एक जगह की खबरें दूसरी जगह पे जल्दी से देख सकते हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड बहुत मात्रा में बढ़ चुका है। इनफैक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो वी आर ग्लोबलाइज। जैसे कि एक जगह की प्रॉब्लम, एक जगह की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर एवरीबडी। तो ग्लोबलाइजेशन हमें पता है, लेकिन हमारी डिस्कशन होने वाली है व्हाट स्टॉप्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि हम लोग एक सवाल उठाने वाले हैं कि क्या 21st सेंचुरी में हम लोग एक डी ग्लोबलाइजेशन का एरा देख रहे हैं। इस डिस्कशन में हम लोग ग्लोबलाइजेशन की डेवलपमेंट को समझेंगे, किस तरह ग्लोबलाइजेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। 21वीं सदी में क्या ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रहा है, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली, राइट। इनफैक्ट डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है आपके लिए ये: डू यू थिंक द वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ फिनोमेना ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन अगेन इन रीसेंट टाइम्स? इफ यस, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अग्री यस, स्पेशली पिछले एक दशक में डी ग्लोबलाइजेशन जरूर हो रहा है। अगर हो रहा है, देन व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर कनेक्टेड विद द डी ग्लोबलाइजेशन इन दिस 21st सेंचुरी? इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा कंटेंट मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डी ग्लोबलाइजेशन। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन डू रिमेंबर बैच 6 इज स्टार्टिंग वेरी वेरी सून। बैच 6, बैच 5 क्लोज हो चुका है, लिमिटेड सीट्स थी, फुल हो चुका है। बैच 6 आपके पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे सुबह 8 बजे आपके क्लासेस चलेंगे, 8 AM मंडे टू फ्राइडे द क्लासेस विल गो ऑन, राइट। द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30th सितंबर। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का जो फाउंडेशन बैच है, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। ये काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स भी है, आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिलेगा 18,999 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव व्हेनेवर यू चेकआउट। हमारी ऐप हो या फिर हमारा वेबसाइट हो, वहाँ पे आप अगर चेकआउट के टाइम पे ये कोड इस्तेमाल करोगे तो कोर्स विल बी 18,999 ओनली। इसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, 900 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी। ऑफ कोर्स सिलेबस तो कंप्लीट किया जाएगा, बट हमारा उद्देश्य केवल सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, पढ़ाना नहीं, जो पढ़ा है उसको आपको अप्लाई करवाना है। इसीलिए हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद प्रीलिम्स की तैयारी, MCQ टेस्टिंग होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, ज्ञानवाणी सेशन चलेंगी, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एट 18,999। रिमेंबर 30th सितंबर से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट से जल्द एनरोल कीजिएगा, राइट। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, राइट। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। जब भी हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग स्कूल्स निकल आते हैं। कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के स्केप्टिक्स हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कहते हैं। कुछ और लोग हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट है। स्पेशली अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हो तो आप जानते हैं कि 3 स्कूल्स में हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। इनफैक्ट ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस है जो कभी रिवर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइपर ग्लोबलिस्ट में मैं नाम दे सकता हूँ केनिची ओमेगा, राइट। केनिची ओमेगा का तो आइडिया ये था कि ग्लोबलाइजेशन जिस स्पीड पे बढ़ रहा है, आगे चल के हम लोग देश के बदले अलग अलग ट्रेड सेंटर्स देख सकते हैं। वो कहते हैं बड़ी बड़ी सिटी, जैसे मुंबई हो गया, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, दीज विल बी द सिटीज ऑफ ट्रेड। वो आइडिया बताते हैं। तो हाइपर ग्लोबलिस्ट बिलीव करते हैं कि आगे चल के एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप होगा, एक ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल आएगा, ग्लोबल सिविल सोसाइटी डेवलप होगी। अब क्योंकि ये हाइपर ग्लोबलिस्ट से ये बिलीव करते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है मतलब बाउंड्रीज डाइल्यूट हो रही है, इससे सॉवरेनिटी भी डाइल्यूट होगी और
सरकारों का जो पावर है वो धीरे धीरे वीकन होगा। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको केनिची ओमे की आइडिया बताई, सरकार अगर वीक हो रही है इसका मतलब है कि अलग अलग ट्रेड सेंटर्स इवॉल्व होंगे। तो एक तो स्कूल ये है। अब दूसरा स्कूल है स्केप्टिक्स का, स्पेशली सोशलिस्ट स्कॉलर जो आपको मिलेंगे वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन उतने स्तर पे नहीं है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि 1880s 1890s में वर्ल्ड वाज मच ग्लोबलाइज्ड देन टुडेज वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आजकल इनफैक्ट सरकारें अपनी पावर ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन जो पूरा आइडिया है एक कैपिटलिस्ट आइडिया है, जिसकी वजह से नॉर्थ वर्सेस साउथ, स्पेशली डेवलप्ड वर्सेस द डेवलपिंग वर्ल्ड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इन दोनों के बीच काफी वाइडन हो रहा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज मेनली ड्रिवन बाय मार्केट्स। अब देखिए हाइपर ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड है उसकी, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सारी फोर्सेस है उसकी। लेकिन जो स्केप्टिक्स है वो कहते हैं कि मार्केट ड्रिवन यानी कैपिटलिस्ट मॉडल है ग्लोबलाइजेशन का और इसको प्रमोट नहीं करते। अब कुछ लोग हैं जो एक मिडिल ग्राउंड फॉलो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट। ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट में प्रेडोमिनेटली आई कैन नेम सोशियोलॉजिस्ट एंथनी गिडेंस, राइट। एंथनी गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थ्योरी दे चुके हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस ने एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लाया है सभी के लाइफ में, और ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक डोमेन में नहीं, आपको पॉलिटिकल डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, इकोनॉमिक डोमेन में मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में मिलेगा, राइट। तो अलग अलग जगह पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिलेगा। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उससे आज काफी खुश होंगे स्केप्टिक्स, क्योंकि जो स्केप्टिक्स ने कहा क्या वो सच हो रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। क्या 21st सेंचुरी में डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमारा फोकस है 21st सेंचुरी के ऊपर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड जो ग्लोबलाइज हुआ वो कैसे हुआ। देखिए ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हम लोग कह सकते हैं कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द यूरोपियंस, क्योंकि देखिए पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिक्स था वो यूरोसेंट्रिक ही था। मैं कहूंगा ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी यूरोपियंस की डिस्कवरीज ने। यूरोपियंस ने डिस्कवरी करना शुरू किया, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, यूके हो गया, इन्होंने वॉयेजर्स को बाहर भेजा। आप जानते हैं वास्को डगामा निकले पोर्चुगल से, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुची, बहुत लोग निकले इन द डिस्कवरीज ऑफ न्यू लैंड्स। अब जैसे ही लैंड डिस्कवर होगा इसका मतलब है लोग भी कनेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं जो नींव रखी वो इन डिस्कवरीज ने रखी। तो 1500 से लेकर 1800 तक कई सारी डिस्कवरीज हुई, नई जमीनें, नई लैंड्स फाइंड की गई। इंडिया को एक सी रूट ढूंढा वास्को डगामा ने, अमेरिका को फाइंड किया, साउथ अमेरिका को फाइंड किया, और फिर दौर शुरू हुआ ग्लोबलाइजेशन का। तो पहला ग्लोबलाइजेशन का वेव या फिर पहला ग्लोबलाइजेशन का एरा हम लोग कह सकते हैं इट वाज फ्रॉम 1800 टू 1914 टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनफैक्ट मैं इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम नहीं दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा रैदर द ट्रेंड ऑफ कोलोनाइजेशन बाय दीज कॉलोनीज, क्योंकि यूरोसेंट्रिक था। तो धीरे धीरे से जो भी कोलोनाइजर्स थे वो दूसरे जगह पहुंचने लगे, इंटरकनेक्ट होने लगे, यानी कि कल्चर्स मिक्स होने लगे, उनकी आइडियाज आने लगी। व्हाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट उन्होंने काफी इवॉल्व किया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे आपको ही समझाने के लिए, आपको ही सिखाने के लिए। तो मैं कहूंगा फर्स्ट जो वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन था इट वाज रैदर अ वेव ऑफ कोलोनाइजेशन। लेकिन जो रियल ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो रियल स्तर पे ग्लोबलाइजेशन हुआ, दैट केम इन द सेकंड ग्लोबलाइजेशन एंड द थर्ड ग्लोबलाइजेशन वेव। सेकंड ग्लोबलाइजेशन वेव आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ थर्ड ग्लोबलाइजेशन में, जिससे कि बाउंड्रीज डाइल्यूट होना शुरू हुई। ट्रेड के ऊपर, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आ गया, राइट। अब आप देखो किसी भी एरा में, मैं कहूंगा इन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ने इट गेव द रूट्स टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन किसी भी वेव में आप देखो, इन जनरल स्कॉलर्स इस तरह डिवाइड करते हैं, टाइमलाइन थोड़ा सा वेरी जरूर हो सकती है, लेकिन पहले ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज्यादा फायदा किसे मिला? कोलोनाइजर्स को मिला। मैं कहूंगा यूके को मिला सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि एक समय था जब कहा जाता था कि यूके में सन नेवर सेट्स, उतनी ज्यादा टेरिटरी उन्होंने ऑक्युपाई कर ली। यूके हो गया, फ्रांस हो गया, दूसरे कोलोनाइजर्स हुए। लेकिन जब से डीकोलोनाइजेशन का एरा शुरू हुआ तब से रियल ग्लोबलाइजेशन जरूर स्टार्ट हुआ। और जो डिस्कोर्स, जो डिबेट हम लोगों ने देखा, दैट हैज स्टार्टेड प्रेडोमिनेटली आफ्टर 1945 इटसेल्फ। अब यहां पे भी आप देखोगे कि इस एरा में सबसे बड़ा फायदा किसे मिला? जो बड़े पावर्स थे, स्पेशली मैं कहूंगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के चलते वर्ल्ड वाज मोर कनेक्टेड,
इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ने लगी। आजकल तो हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं, केवल इकोनॉमी से हम लोग जुड़े हुए नहीं है, बहुत सारे दूसरे फैक्टर से हम लोग जुड़े हुए। तो आगे चल के ग्लोबलाइजेशन का गोल्डन एरा आ गया। फ्रॉम 1945 आई वुड से टिल 21st सेंचुरी इट वाज द गोल्डन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और यहां पे मैं कहूंगा सबसे बड़ा फायदा मिला चाइना को, राइट। और यही ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं 21वीं सदी में भी हम लोगों ने देखा, फोर्थ वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। इनफैक्ट ये जो वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसको हम लोग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोग बात करते हैं, टुडे वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ भी जोड़ सकते हैं, जस्ट सो दैट आप ध्यान याद रखिए इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से कि सर मुझे अगर डेट्स याद नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2, 3, 4 की बात करते हैं, उसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही हम लोग जोड़ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के वेव्स भी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग बात करते हैं मशीन लर्निंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसी 21st सेंचुरी के एरा में यस, फोर्थ ग्लोबलाइजेशन डिड स्टार्ट, राइट। लेकिन अगर हम लोग इस फोर्थ ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा जूम इन करें, थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करें, तो हमें पता चलेगा देयर इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि टुडे देयर आर फोर्सेस ऑफ डीग्लोबलाइजेशन एट प्ले। तो 21st सेंचुरी में पहले 10 साल अगर हम लोग सन 2000 से लेकर सन 2010 की बात करें, यस दिस कैन ऑल्सो बी पुट इनटू द गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन इसके बाद कुछ फोर्सेस आ चुकी है जिसकी वजह से हम लोग आज कह रहे हैं कि डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। किस तरह की फोर्सेस आ रही है, किस दिशा में हमारा ग्लोबलाइजेशन मूव हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली सिंस 2010 और आई वुड से 2016। 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग बता सकते हैं विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबेट टुडे। आज का जो डिबेट चल रहा है कि डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है क्या, अगर यस बताएंगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट फोर्सेस। सबसे पहला फोर्स ब्रेक्जिट। 2016 में ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से। ब्रेक्जिट रेफरेंडम को एक्सेप्ट किया ब्रिटेन के लोगों ने। 4 साल तक आर्डुअस नेगोशिएशन चली। 2020 के बाद ब्रिटेन ने अपना जो डिवोर्स है ईयू के साथ कंप्लीट कर लिया। तो एक फोर्स हो गया। यहीं पे डीग्लोबलाइजेशन की बातें भी शुरू होने लगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फोर्स था वो था ये, ऑल्दो मैंने यहां पे नाम दिया है डोनाल्ड ट्रंप, मैं कहूंगा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 4 years फ्रॉम 2016 टू 2020। ये एक बहुत बड़ा फोर्स रहा है टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की पॉलिसीज फॉलो की टू काउंटर द चाइनीज, इसकी वजह से पूरे विश्व में एक डिवीजन जरूर हुआ। हम लोग देख सकते हैं 2018 में चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी स्टेप्स ली जिससे कि ट्रेड वॉर और भी ज्यादा एग्रेवेट हुआ। अब ट्रेड वॉर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि डीकपलिंग होना शुरू हुई। मैंने आपको बताया कि जो गोल्डन एरा था ग्लोबलाइजेशन का, उसका सबसे बड़ा फायदा पहले यूएसए को हुआ और उसके बाद चाइना ने फायदा उठाया। 1980 से लेकर चाइना ने अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है डबल डिजिट में रखी ऑलमोस्ट 3 decades के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको रोकना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप एंड दैट इज व्हाई अ ट्रेड वॉर स्टार्टेड। अब इस ट्रेड वॉर की वजह से क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो 2 देशों के बीच में अगर ट्रेड वॉर चल रहा है मतलब दूसरों के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। यही तो है कोर कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग कहते हैं कि वी आर कॉम्प्लेक्सली इंटरडिपेंडेंट। तो दोनों के बीच प्रॉब्लम चले लेकिन पूरे विश्व के ऊपर प्रॉब्लम जरूर हुई, राइट। तो ये एक सेकंड मेजर फोर्स है। अब सबको लग रहा था कि चीजें ठीक हो जाएंगी 2020 में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही लॉस्ट द इलेक्शन, उसके बाद जो बाइडेन आए, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, सबको लग रहा था कि चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन एक तीसरे फोर्स ने हिट किया ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एंड दैट वाज कोविड-19। मैं कहूँगा लेट 2020 से तो शुरू हुआ इंडिया में, तो 2020 से कोविड-19 की प्रॉब्लम आज भी कहीं ना कहीं चल रही है थोड़ी बहुत, बिल्कुल राइट। तो कोविड-19 ने हिट किया और कोविड-19 ने ऐसा लग रहा था कि जो डीग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस ने, मैं कहूँगा एक एक्लिप्स किया था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि हट जाएंगी, लेकिन कोविड-19 आने के बाद बाउंड्रीज सील की गई। जो डीकपलिंग शुरू हुई ट्रेड वॉर की वजह से वो कंप्लीट भी हो गई। अभी हम कह सकते हैं कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू डीकपल फ्रॉम चाइना। चाइना ने ग्लोबल सप्लाई लाइन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, अभी उसको चाइना की जो डोमिनेंस है उसको ब्रेक करने के लिए कई सारे देशों ने स्टेप्स लिया। तो कोविड-19 के चलते भी डीग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। अब कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ठीक है कोविड-19 जैसे धीरे धीरे कम होगा। यहां पे आप देख सकते हैं कोविड-19 के दौरान भी, पैंडेमिक के दौरान कई सारे देशों ने आपस में बहुत सारी कोलैबोरेशन की, कोऑर्डिनेशन की विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन। इंडिया ने भी बहुत सारे दूसरे देशों को वैक्सीन दिया, विच कैन बी गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। लेकिन
ऐसा लग रहा था कि चीजें रिवर्ट बैक होंगी। इनफैक्ट डेटा भी काफी पॉजिटिव आ रहा था इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली 2020 के बाद 2021 या फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 की हम लोग बात करें तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स भी आए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल डेटा, ग्लोबल ट्रेड डेटा, कि ग्लोबल ट्रेड वापस बढ़ रहा है, टूरिज्म वापस बढ़ रही है, तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वापस कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है। लेकिन फिर से एक बड़े फोर्स ने हिट किया एट द बिगिनिंग ऑफ 2022, फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर। अब इसकी वजह से पूरा विश्व बढ़ चुका है। द वर्ल्ड हैज बीन डिवाइडेड। एक तरफ है रशिया और चाइना का ग्रुप, दूसरी तरफ है वेस्टर्न ग्रुप, और तीसरी तरफ मैं कहूंगा इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस पावर्स लाइक इंडिया। तो सभी लोग अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं डी ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली हैपनिंग। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, एक गोल्डन एरा था जब ग्लोबलाइजेशन वाज एट पीक, स्पेशली 20th सेंचुरी में, एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन अभी हम लोग देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऑल्दो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो जैसे कमान में से तीर निकल जाता है, उसको वापस नहीं ले सकते। इट्स लाइक अ बुलेट विच हैज बीन ऑलरेडी बीन शॉट। तो ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आई वुडंट से डी ग्लोबलाइजेशन, लेकिन एक स्टेप बैक जरूर ले चुका है। अगर हम लोग आज विश्व की बात करें, कुछ इस तरह का ग्लोबलाइजेशन हम लोग देख सकते हैं जहां पे हर जगह पे अलग अलग गवर्नमेंट्स की आप बात कर लो, इंडिया हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, जापान हो, या फिर यूरोपियन यूनियन हो, या फिर यूके भी हो, वो लोग स्टेप्स कुछ इस तरह ले रहे हैं, अपना नेशनलिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, वो कंडीशनल ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंटरवेंशनिस्ट, गवर्नमेंट इंटरवेंशनिस्ट ग्लोबलाइजेशन की बात करें, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। अब इसे कई सारे विशेषज्ञ ने नाम दिया हुआ है समथिंग कॉल्ड एज गेटेड ग्लोबलाइजेशन, राइट? गेटेड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? गेटेड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी गुट बना रहे हो, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी पूरा विश्व कनेक्टेड नहीं है, लेकिन विश्व के अंदर अलग अलग पॉकेट्स कनेक्टेड है। जैसे कि यूएस और यूरोपियन यूनियन एक कनेक्ट हो गया, चाइना रशिया एक कनेक्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशियन एक कनेक्ट हो गया, यानी कि रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, सम सॉर्ट ऑफ गेटेड ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में इसको एक दूसरा टर्म भी इसके लिए यूज किया जा रहा है। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो कि अलग अलग देशों का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। इंडिया आत्मनिर्भर भारत ला चुका है, चाइना भी अपनी इनवर्ड पॉलिसीज ला चुका है, जापान अपने लिए प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहा है, चाइना से डीकपलिंग करने की बात कर रहा है, अमेरिका तो एक अलग टर्म को ला चुका है। जो मैंने आपको गेटेड ग्लोबलाइजेशन बताया, अमेरिका ने एक अलग टर्म हाल ही में एक्सप्लेन किया है विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, एंड दैट पर्टिकुलर टर्म इज फ्रेंड शोरिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबलाइजेशन किस दिशा में जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स अ मोर गेटेड ग्लोबलाइज वर्ल्ड और अ फ्रेंड शोर्ड वर्ल्ड। यहां पे आप देख सकते हो येलेन इज द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी। इन्होंने कहा कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के मित्र हैं, जो भी एलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो फ्रेंड शोरिंग करे। फ्रेंड शोरिंग का मतलब क्या है? आपने नाम सुना होगा ऑनशोर, ऑफशोर। अब ऑनशोर मतलब अपनी कंट्री में जो भी चल रहा है, अब हम लोग ऑनशोर प्रोजेक्ट कहते हैं, मतलब इंडिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑफशोर प्रोजेक्ट मतलब इंडिया से बाहर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनशोर ऑफशोर। सो फ्रेंड शोर क्या होता है? फ्रेंड शोर मतलब ग्लोबल सप्लाई लाइन में जो डिसरप्शन आ चुकी है, चाइना की डिपेंडेंस की वजह से, रशिया की डिपेंडेंस की वजह से, इन्हें डीकपलिंग करने की बातें कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे वापस लाएंगे? हम लोग वापस लाएंगे थ्रू समथिंग कॉल्ड एज फ्रेंड शोरिंग, नथिंग बट गेटेड ग्लोबलाइजेशन। कैसे? प्रोडक्शन जो चाइना में हुआ करती थी, अब जो आईफोन प्रोडक्शन जो चाइना में हुआ करती थी, यूएस चाहता है कि वो उनके एलाई कंट्री में हो, राइट? अब इंडिया हो गया, फिर दूसरी भी कंट्री होगी, साउथ कोरिया हो गया, तो फ्रेंड कंट्री होनी चाहिए। प्रोडक्शन शुड हैपन इन फ्रेंड। अब क्यों? देखिए, आप जानते हैं कि चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों हुआ था? चाइना ने कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को कैप्चर किया? मैं कहूँगा क्योंकि दे बिकेम अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब, राइट? वो वर्ल्ड की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे चीप लेवल अवेलेबल था, मैं कहूँगा मटेरियल लाए इन्होंने, टेक्नोलॉजी लाई, जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। लेकिन अब चाइना में भी कहीं ना कहीं वेजेस बढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट अट्रैक्टिव। चाइना इज बीइंग चैलेंज्ड बाय अदर फोर्सेस, अदर कंट्रीज, जैसे कि इंडिया हो गया। इंडिया अभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वियतनाम बनना चाहता है। बांग्लादेश
गारमेंट अपैरल में वो भी एक पावर बनना चाहता है। तो अलग अलग जगह सेंटर्स आ रहे हैं और यूएस फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहे हैं। तो हम लोग किस तरफ मूव हो रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा डी ग्लोबलाइजेशन इज हैपनिंग, बट दिस फ्रेंड शोरिंग इज श्योरली हैपनिंग। ऑल्दो इसके खिलाफ भी कई सारे विशेषज्ञ जो कहते हैं कि which is actually not needed, जैसे कि रघुराम राजन है, he says that do not say yes to this friend shoring। वो कहते हैं just say no to friend shoring, क्योंकि friend shoring से किसी का फायदा नहीं होगा। friend shoring से फिर से देशों के बीच डिवीजन बढ़ेगी और भी ज्यादा फ्रैगमेंटेशन होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा तीर है जो ऑलरेडी कमान से निकल चुका है। डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का हम लोग सोच नहीं सकते। ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस, यस, ग्लोबलाइजेशन का पेस अभी स्लो डाउन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से फ्रेंड शोरिंग की बातें चल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन को फ्रैगमेंट करने की बातें चल रही हैं। इसीलिए रघुराम राजन सेज दैट से नो टू फ्रेंड शोरिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच किस तरह से इवॉल्व होता है। तो मैं कहूंगा डी ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस बहुत सारे थे, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की पेस थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन की ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी मैं कहूंगा बदल चुकी है, जैसे कि गेटेड ग्लोबलाइजेशन, फ्रेंड शोरिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं अंडर ग्लोबलाइजेशन। सो रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इज हैपनिंग फॉर श्योर। सो वेट करते हैं कि किस तरफ और इवॉल्व होगा ग्लोबलाइजेशन। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग फिर से जरूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और आपको ध्यान रखना है, अगर ये डिस्कशन आपको पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। इनफैक्ट आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू थिंक, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन मूव हो रहा है वर्ल्ड में? व्हाट इज द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन ग्लोबलाइजेशन? डू लेट मी नो योर थॉट्स आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।